अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड का, कि मुस्बत रवैया जो है ये क्या चीज़ होती है, ये डेवलप कैसे होती है और ऑफिस लाइफ के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड, इसकी रूट कॉजेज़ क्या होती हैं। कुछ बेसिकली मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थ्योरी समझा दूंगा, फिर प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी और इसको मैं स्पीड से लेके चलूँगा ताकि कोशिश करेंगे इसको विद इन 1 आवर हम इसको ख़त्म कर दें। पहला सवाल जिससे हम बिस्मिल्लाह करते हैं, एटीट्यूड लफ्ज़ एक बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस। बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस, ओके। आप एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है, मगर ये तो लफ्ज़ एटीट्यूड का आपने उर्दू में तर्जमा किया है। रवैया क्या होता है? देखिए, कोई भी काम करने के लिए बंदे की उसकी सोच क्या है, उसने उसको एक्सेप्ट करते हुए उसकी मतलब कि क्या मेंटेलिटी क्या है, उस किस तरह उसकी सोच निस्बत है या मनफी है या मिला जुला है, उसके इसमें वो सारे जो उसका जो होगा उसको इधर से ख़वातीन से कुछ बेटर्स में से सोच और अंदाज, ओके। और इसके अलावा सर कोई भी काम जो है करने या कोई भी बात सुनने के बाद उसकी बॉडी का एक्ट करना, उसके बदले में कोई रिस्पॉन्स, ओके, ये भी अच्छा है। असद, आपके ख्याल में क्या है? सर मेरे ख्याल में ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वही आपका एटीट्यूड है, आप जिस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। रऊफ? यही है कि मैं नहीं करता हूँ, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में आप उसको किस तरह से डील करते हैं, आप वो रिएक्शन ठीक है। ये जो टर्म है एटीट्यूड बेसिकली originally the term attitude refers to a person's bodily position or posture and it is still sometimes used in this way। किसी आदमी के, मैं साथ साथ तर्जुमा भी करता जाऊंगा ताकि आसान रहे आपको समझना। कोई भी आदमी जिस अंदाज से वो खड़ा होता है, उठता है, बैठता है, उसकी जिस्मानी हरकत और सकनात, इसको उसका रवैया बोलते हैं। ठीक है, ये उसके लफ्ज़ के लुग़वी माना है। मगर सोशल साइंसेस में इससे मुराद ही होती है, जो टेक्निकल इसका लुग़वी माना है उसमें तो ये है कि जिस्मानी हरकत और सकनात, ये उसका एटीट्यूड होगा। सोशल साइंसेस में ये जब टर्म आती है एटीट्यूड का लफ्ज़ हम बोलते हैं, और मैनेजमेंट साइंसेस में अब जब हम लफ्ज़ एटीट्यूड बोलते हैं तो इससे मुराद जहन का सोचने का अंदाज़, यानी पहली डेफिनेशन में ये है कि जिस्मानी हरकत व सकनात, और सोशल साइंसेस में और मैनेजमेंट साइंसेस में ज़हनी हरकत व सकनात, यानी देखने वाले को तो आपका जिस्म नज़र आ रहा है ना, और उससे वो अंदाज़ा लगाएगा कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव। आप बग़ैर बोले अपने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को नेगेटिव मैसेज भी दे सकते हैं, किसी को पॉजिटिव भी। मगर आप जो नज़र नहीं आ रहा, अगर एक अंदाज़ आदमी खामोशी के साथ बैठा हुआ है तो खामोशी के साथ आदमी बैठा हो, उसको कैसे पता चलाएंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो मैनेजमेंट साइंसेस में और सोशल साइंसेस में इसकी एप्लीकेशन होती है दिमाग के ऊपर, सोचने का तर्ज़ फ़िक्र। यानी एटीट्यूड को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये होगा तर्ज़ फ़िक्र, सोचने समझने का अंदाज़, क्योंकि जैसा सोचने समझने का अंदाज़ होगा वही आपकी जिस्मानी हरकत और सकनात में रिफ़्लेक्ट होगा। तो ये इस लफ्ज़ की टेक्निकल डेफिनेशन है। आगे चलते हैं हम। इसकी जो डिक्शनरी की डेफिनेशन, अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी उठा के देखें, चैम्बर्स एसेंशियल इंग्लिश डिक्शनरी, वो इसके 2 मतलब हैं। योर एटीट्यूड टू समथिंग इज़ द वे यू फील अबाउट इट और रिगार्ड इट, और इसको उन्होंने एक जुमले में लिया है कि दे टुक द एटीट्यूड दैट क्वालिटी ऑफ वर्क वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। तो इस सेंस में एटीट्यूड का मतलब ये ओपिनियन या व्यू के सेंस में है। अगर आपको भी समझ ना आए कुछ ये चीज़ों की, तो आगे चलेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
और दूसरा उसका मतलब है कि योर एटीट्यूड टू अ पर्सन इज़ द वे यू रिगार्ड हिम एज शोन इन योर मैनर और बिहेवियर टुवर्ड्स हिम. ही क्लियरली हैज़ अ वेरी पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द लोकल पॉपुलेशन. आप दूसरों के मुतल्लिक क्या सोचते हैं, आप दूसरों के मुतल्लिक क्या इज़हार ख्याल रखते हैं, तो ये जो आपका नुक्ता नज़र है दूसरों के, ये आपका नुक्ता नज़र भी आपका एटीट्यूड कहलाएगा. अच्छा, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई साइंटिफिकली उस सब्जेक्ट का बानी होता है. जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो मगरिब में जब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसको यानी किसी न किसी ऐसी पर्सनालिटी से अटैच कर देते हैं जिसने इस मौजू के ऊपर काफ़ी मेहनत की हो और वो उस मौजू के बानियों में से कंसिडर होता हो. तो बड़े कम लोगों को पता है कि जो एटीट्यूड मैनेजमेंट की जो साइंस है, जिसमें मुख्तलिफ़ किताबें आपको मिल जाएगी मार्केट में कि आपने अपना एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, इस पे जो मगरिब में सबसे ज़्यादा रिसर्च की है जिस आदमी ने और जिसको इसको बानियों में से कंसिडर करते हैं और लोगों ने भी की है, वो है गॉर्डन एल्पोर्ट. और इसने किताब लिखी है उसमें, और उस किताब में एटीट्यूड हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इस किताब में वो डिफ़ाइन करता है एटीट्यूड को. एन एटीट्यूड इज़ अ मेंटल और न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस exerting a directive or dynamic influence upon the individual's response to all objects and situation with which it is related. तो इसने जो डेफिनेशन की है इसमें सारी जो किस्में हैं जो पीछे हमने देखी हैं वो सारी इसमें जमा हो गई. नंबर 1 वो कहता है ये मेंटल कैफियत का नाम भी है. न्यूरो स्टेट ऑफ रेडीनेस यानी ये जिस्मानी तौर पर आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो एटीट्यूड है चीज़ों के मुतालिक, सीरियस है, फ़नी है, जो भी है, तो जिस्मानी हरकत और सकनात से भी जो इम्प्रेशन डिलीवर होता है वो भी आपका एटीट्यूड है. ऑर्गेनाइज्ड थ्रू एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि आपका जो एटीट्यूड है ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये आपकी तबीयत का एक हिस्सा है. और ये हिस्सा जब आपकी तबीयत का बना है तो आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तजर्बात से जो गुज़रना पड़ा है वो तजर्बात ने मिल के आपको सिखाया है कि अगर ये रिस्पॉन्स आपका तबीयत में, शख्सियत में रहे तो आप कामयाब होंगे. तो जिस आदमी का जो भी एटीट्यूड है, अगर आप उससे उसकी वजह पूछें तो उसके पीछे कोई ना कोई वो कहानी ज़रूर सुनाएगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाएगा, अपना कोई, जैसे आग के करीब कुछ लोग नहीं जाते, सभी नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि आप आग में हाथ डालेंगे तो जलाएगी. तो आपका आग के मुतल्लिक एक ख़ास एटीट्यूड है ना, मगर वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस करता है. ठीक है. इसी तरह अगर दफ्तर में कोई कुलीग है बदतमीज़ है और आप डेली उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि इसका बोलने का अंदाज़ ख़राब है या आपने कोई बात की तो झगड़ा करेगा, तो आपका उसके ज़्यादा करीब ना जाना और कोशिश करना उससे ताल्लुकात में या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में उसको अवॉइड करना, उससे ज़रा परे रहना, तो वो आपका डे टू डे ऑब्ज़र्वेशन की बेस और एक्सपीरियंस की बेस पे वो आप अपना नुक्ता नज़र अपनाते हैं. तो इसमें भी वही सारी चीज़ें उसने बताया कि ये बेसिकली इसकी रूट है ना, आपका जो तर्ज़ फ़िक्र है, आपका जो एटीट्यूड है, वो बेसिकली आपके जो सोचने समझने की सलाहियत है, आप ज़हनी तौर पे कैसे एनालाइज़ करते हैं सिचुएशंस को, उसका है. और फिर उस एनालिसिस को आप अपनी फ़िज़िकल एक्सप्रेशन में उसको कैसे डालते हैं, आप अपने गुफ्तगू के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए कैसे डिस्प्ले करेंगे कि आप जिस मौजू पे सोच रहे हैं उस मौजू पे आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है. और एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बुक में. एटीट्यूड इज़ अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट इंडिविजुअल यूजेस व्हेन डीलिंग विद पर्टिकुलर पीपल, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस. ये वही बात है कि जो भी आपका एटीट्यूड है वो आपका मुख्तलिफ रिस्पॉन्स है प्रीवियसली जो आपने सीखे हैं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपने सोचा कि इस सिचुएशन कैसे हैंडल करूँगा तो ये मेरे लिए कामयाब होगी. तो आपका एटीट्यूड बेसिकली आपका कंक्लूजन भी होता है कि आपने समझ लिया कि मेरी ये तबीयत में ये चीज़ होगी, मेरे बोलने में ये अंदाज़ होगा, मेरे उठने बैठने में ये अंदाज़ होगा, तो ये मुझे चीज़ सूट करती है. तो जो चीज़ सूट करती है उसके पीछे आपकी लॉजिक भी होगी, जस्टिफिकेशन भी होगी सारी. अब ये कुछ चीज़ें मुश्किल हैं वो मैं निकाल देता हूँ जो आपसे रिलेटेड है. अब हम आते हैं उस पे जिसमें अब आपको ये सारी जो चीज़ें पीछे बयान की हैं ना, अब आपको वो सारी तफसील से समझ में आ जाएंगी. अब हम जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एटीट्यूड ज़हनी तौर पे सोचने समझने का ख़ास अंदाज़ है.
और उस ख़ास अंदाज़ को जब आप अपनी तबीयत, अपने अमाल में ख़ास अंदाज से अडॉप्ट करते हैं तो आपका एटीट्यूड बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपने वो ख़ास चीज़ अपने जहन में जो सोचने की ख़ास आदत डाली है, उसकी आदत आपको पड़ी कैसे? और अगर आपको पता चल गया कि आपका जो अंदाज़ है सोचने का, समझने का, आपका जो एटीट्यूड है, अगर अल्लाह ने आपको शऊर दे दिया थ्रू ट्रेनिंग प्रोसेस या किसी के समझाने पर कि ये गलत है, तो जब आपको पता चल गया ये गलत है, तो उस गलत को फिर दुरुस्त में कैसे बदलना है, अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। हम एक लफ्ज़ बोलते हैं शख्सियत या पर्सनैलिटी, इंसानी पर्सनैलिटी। आप ये बताइए कि ये जो लफ्ज़ है शख्सियत, ये किन चीज़ों से मिलके बनता है? शख्सियत का दारोमदार किस चीज़ पे है? शख्सियत किन चीज़ों से मिलके बनती है? थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बाकी सारा कैरेक्टर आप यूँ कह लीजिए, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है पर्सनालिटी, कैरेक्टर। अभी हम दोनों के, मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ ताकि आपका फिर आगे सोचना आसान हो जाए। अगर हम कहें कि शख्सियत का दारोमदार आमाल पर है, ये एक हिस्सा हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी सोच, यानी आप किसी शख्स के अमाल को जमा करें तो अगर तादाद में उसके अमाल अच्छे ज़्यादा हैं तो हम ये कहेंगे ये अच्छी शख्सियत का मालिक है। और अगर आप उसके रोज़मर्रा कैरेक्टर को देखें और उसमें बुरे अमाल ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं, तो हम ये कहेंगे ये बुरी शख्सियत का मालिक है। और अगर एक आदमी के हर अमल में कोई ना कोई गलती ही सामने आती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छे अमाल तो हैं मगर ये कन्फ्यूज्ड पर्सनालिटी है। ये जब अच्छे की नीयत से कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका कोई बुरा नतीजा निकलता है। इसका मतलब है कि जिसको इसने अच्छा अमल समझा हुआ है वो अच्छा है या नहीं है, वो उस पर कन्फ्यूज़ है। तो अमल जैसा होगा उसका रिस्पांस या उसका रिज़ल्ट भी तो वैसे, रिज़ल्ट अमल के साथ अटैच है। आप आग में हाथ डालें और एक्सपेक्ट करें कि नहीं जलेगा तो वो तो जलाएगी ना हर हालत में, ठीक है ना। तो शख्सियत का दारोमदार किस पे हुआ? यानी जैसे अमल वैसी शख्सियत। अब ये इतना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपको याद रखना आसान हो जाएगा। और ये आपको अगर ये कह लीजिए टोटका या टिप या ये आपको फ़िलासफ़ी या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयत पे है। नीयत का किस पर है? सोचने पे है। सोचना क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता, आप बताएं किस पे बात आती है? सोचना होता है क्या बेसिकली? या इस लफ्ज़ को, इस सवाल को मैं एक और सवाल से अटैच कर देता हूँ ताकि फिर उसके बैकग्राउंड में भी आप सोच लें। एक लफ्ज़ हम बोलते हैं फ़िक्र, कहते हैं ना फ़िक्र करें, ठीक है। कुछ लोगों को ये फ़िक्र परेशानी वाली नहीं, सोच विचार वाली फ़िक्र। तो दो लफ्ज़ हैं, फ़िक्र है और सोच है। सोच में और फ़िक्र में क्या फ़र्क है? सोच सतही होती है, किसी चीज़ को आप आम लफ्ज़े से फ़िक्र में आप उसके डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं उसके वजूहात या जो है ना जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं बड़ी गहरी सोच विचार में गुम था, तो क्या सोच विचार में गहराई नहीं हो सकती? ज़रूरी है उसके लिए फ़िक्र में आप जाएं, गहराई में। अब हम कंपैरिजन से पहले आ जाते हैं सोच की डेफिनेशन पे। अगर आपको ये पता चल जाए कि सोचना क्या है तो आपको फ़िक्र का भी पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो सोचना क्या होगा रऊफ़? बेसिकली ये जो कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ एक बेसिकली क्वेश्चन आंसर का एक सेशन चल रहा होता है आपके दिमाग में कि कोई भी चीज़ आप जब सोच रहे होते हैं, लेट्स सपोज के जी हम ट्रेनिंग से फारिग होकर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है, उसके बाद मैंने 6 बजे छुट्टी करनी, घर पहुँचना है। तो ये जो एक आपकी कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस, ये सोच है। कुछ भी आप सोच रहे होते हैं। चलें मैं इस सवाल को एक और केस स्टडीज़ के रेफरेंस से करता हूँ। 2 वेटरों में लड़ाई होगी आपकी, ठीक है। निसार साहब ने उनका केस हमें HR को भिजवा दिया, हमने हैंड ओवर कर दिया, रऊफ़ की और मकबूल की ड्यूटी लगा दी कि आप इस इशू को हल करें। अब ये उस केस पे सोचेंगे, ये सोचेंगे कि इन दोनों में से कौन गलत है कौन दुरुस्त है, ऐसा ही है ना। तो आपके पास स्टेटमेंट्स आ गई, एक वेटर की अपनी स्टेटमेंट दे दी, दूसरे ने अपनी स्टेटमेंट दे दी। अब दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास हैं।
अब आपने सोच विचार करके फ़ैसला करना है कि इसमें से गलत कौन है, दुरुस्त कौन है, ऐसे ही है। तो जब आप दोनों स्टेटमेंट सामने रख के सोच रहे होंगे तो सोच क्या होगी फिर? थोड़ा जी, तज्जिया क्या होता है? तज्जिए में क्या करते हैं आप? कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं ना आप, मगर उस कंक्लूजन से पहले कंक्लूजन के पीछे तज्जिया होता है ना, तो वो क्या होता है? और उस तज्जिए से पीछे अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि सोच विचार होती है, सोच विचार ही तज्जिया होता है ना। तो क्या कर रहे होते हैं तज्जिए में या सोच विचार में? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को जो देख रहे होते हैं कि क्या कहाँ से ज़्यादा किस साइड से प्रॉब्लम आ रहा है, और उसकी दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास दोनों की स्टेटमेंट है, ठीक है ना, तो आप कंपेयर करें, इसके दलाइल भी आपके पास है, इसके दलाइल भी आपके पास है, और आप दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इसका फैसला कैसे करेंगे कि सच क्या है झूठ क्या है? शख्सियत से। जब दोनों की झगड़ा हो आपस में किसी ऑपरेशनल इशू के ऊपर, किसी ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर, दो वेटरों का आपस में झगड़ा हुआ, इन दोनों की अपनी अपनी स्टेटमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब आपने फैसला करना है एक ठीक है एक गलत है, ऐसे ही होगा ना। ये कैसे फैसला करेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है? उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी शख्सियत का हमें पता होगा कि कौन कैसा है, यानी शख्सियत को बुनियाद बनाएंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है। उनके अमाल पे गौर व फिक्र करेंगे। अच्छा जी, चलें और कोई वेटों में आपने बताएं। जो ज़्यादा बोलेगा तो समझ ये भाई झूठा है। अच्छा, यानी अपने केस की सफाई पेश करना भी बजाते खुद एक जुर्म हो गया। जिसका मतलब है जब आप अदालत में जाएं या आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए तो बिल्कुल चुप करके बैठे रहें। नहीं सर, वो मतलब जब दो बंदे बातें करते हैं ना तो बाकायदा उसके वर्ड लैंग्वेज से पता चलता है कि आप बेसिकली अब दो बंदों का जो केस हमारे पास आएगा और हमने उसमें से ये डिटरमिन करना है कि कौन सा बंदा पार्टी और कौन सा ठीक है, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास कंपनी की कोई SOP होंगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिनको अपने माइंड में रख के सामने रख के उस क्राइटेरिया के तहत हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। एग्जैक्टली। अब मैंने शुरू में क्या कहता है कि या कोई ऑपरेशनल इश्यूज़ के ऊपर झगड़ा हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर झगड़ा हुआ है, तो जब दोनों का नुक्ता नज़र हमारे पास आएगा तो हमने उन दोनों की स्टेटमेंट्स को या मामले को या जो भी झगड़ा है उसको क्लब के SOPs की रोशनी में परखना, क्योंकि जब आपका दो का झगड़ा होगा किसी ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ या ऑपरेशनल इश्यूज़ किसी और होटल के या किसी और क्लब के नहीं है, इस्लामाबाद क्लब में आपका झगड़ा होना, तो यहाँ के SOPs की रोशनी में आप देखेंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है। इसलिए कि जो क्राइटेरिया है आपका वो आपके क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी रोशनी में देखेंगे कि किसने गलत अप्रोच अडॉप्ट की किसने सही अप्रोच अडॉप्ट की। तो बहरहाल ये एक तो बीच में था। अब ये सोच विचार क्या होगी आपकी, कि सोच विचार के लिए पहली बात तो यह आपके पास कोई स्टैंडर्ड हो कि अच्छा क्या बुरा क्या, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने सोच विचार शुरू करनी है। दूसरा ये है कि जब आप सोच विचार कर रहे होते हैं तो जब आप दलाइल में जाते हैं तो दलाइल को भी, आर्ग्यूमेंट्स को भी जब आप इवेलुएट करेंगे तो इवेलुएशन प्रोसेस भी उसी क्राइटेरिया पे बेस करेगा। हो सकता है क्लब से बाहर अगर वही केस हम डिस्कस करें तो कहेंगे सुलह सफाई कर लें या भी दोनों ठीक हैं या कोई एक ठीक है, मगर जब आप प्रॉपर्टी के अंदर वो इशू ऑफिशियली डिस्कस हो रहा होगा तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए बनाए हैं उनकी रोशनी में डिसाइड करेंगे कि कौन गलत है कौन दुरुस्त है। इसीलिए जब आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास नए आए हैं तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी करें ताकि आप ख़ुद से भी इवैल्यूएट कर सकें कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या वो क्लब की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक हैं या ख़ुद आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं। आपको ख़ुद से पता चल जाएगा, फिर आपको किसी और की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होगी। अब सोचना क्या है, सोचना बेसिकली नथिंग एल्स बट इवैल्यूएशन है। और इवैल्यूएशन में सोचने का, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये सवालों जवाब की एक नशिस्त है जो आपके दिमाग में है। जब आप दोनों केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो आपके सवाल ज़हन में आया कि इसने ऐसा क्यों कहा,
या तो आपकी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपको बुला लेंगे हम HR में और आपसे मज़ीद डिस्कशन करके उसकी केस की फैक्ट्स हम डिस्कवर करेंगे। बाज़ का केस में क्या होता है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम होती है। तो दोनों को बुला के या किसी एक को बुला के पहले हम दोनों से नुक्ता नज़र पूछेंगे और कोशिश करेंगे जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, जो हकीकत है, किस वक्त वाक़या हुआ, कहाँ पे हुआ, किसकी ड्यूटी थी, किसकी नहीं थी, इस तरह की जो मामलात हैं, ये पूरा उसकी तरतीब बनाएंगे। और उस तरतीब में भी बाज़ का पता चल जाता है कि गलती किसकी थी और सच पे को। तो सोच विचार करना ये इवैल्यूएशन प्रोसेस और कुछ नहीं है। अब ये है कि फ़िक्र में क्या फ़र्क है। जब आप सोच विचार करके किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, जो आपका नतीजा है, कंक्लूजन है, वो आपकी फ़िक्र बनती है आपकी। इसलिए सोचता हर कोई है, फ़िक्र हर कोई नहीं करता। ये बड़ी मुश्किल स्किल होती है। हर बंदा सोचता है, आप भी सोचते हैं, मैं भी। जो इंक्वायरी से मुतमईन नहीं है, इंक्वायरी के कंक्लूजन से, वो भी सोच ही रहा ना। जो क्लब की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक अमल नहीं कर रहा और समझता है कि मैं ठीक हूँ, वो भी तो सोच ही रहा ना। सोचने में तो सारे ही बराबर हैं, मगर फिर सोचने के लेवल्स होते हैं। जिसको जितना इल्म होगा वो उतना बेहतर सोचेगा, ठीक है। तो सोचने में और इल्म में ये बेसिकली फ़र्क होता है। सर इसमें अगर जनरल देखा जाए क्लब से हट, तो आपके कहने का मतलब ये है कि सोचने के लिए किसी भी मामले पे हम सोच रहे हैं, ज़िंदगी के किसी पे या कोई अपने घर के किसी मामले में या तालीमी किसी पे या मुस्तकबिल पे, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक आपके जहन में ये होना चाहिए कि इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स या मेयार या एक जो मुरज्जा तरीका है उस मुआशरे में, वो उसके मुताबिक आप सोचें। और उसके मुताबिक जब आप फिर उस नतीजे पे पहुँच जाएँ तजिए के बाद, तो फिर आप वो जो फिक्र है वो ये फिर कहना दुरुस्त होगा कि वो 100% दुरुस्त है। देखिए 100% दुरुस्तगी का फ़ैसला वो कर सकता है जिसके पास 100% अवेयरनेस हो क्राइटेरिया की। मिसाल के तौर पे अच्छा मुसलमान कौन है, ये क्वेश्चन है। दो आदमी आ जाते हैं, वो कहते हैं आप फ़ैसला करें इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो मुसलमान अच्छा कौन है, इसका फ़ैसला आपने करना है। किससे लेंगे फ़ैसला, इसका मेयार क्या बनाएंगे? इस्लामी कानून, कुरान और सुन्नत होगा ना। तो अच्छाई का मेयार अब आप कुरान और सुन्नत से लेंगे जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है ना। इसमें कौन कितने % अच्छा है, कौन कितने % नहीं है। जब आप किसी के मुतालिक किसी ख़ास इशू पे डिस्कशन कर रहे हो, सोच रहे हो, कंक्लूजन निकालना हो आपने, तो इसका एक ख़ास नुक्ता होगा ना जिस पे आपने क्लैरिटी लेनी है। वो जो ये केस भी अगर आता है कि कौन अच्छा मुसलमान है, कौन बुरा है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है ना। तो कोई मामला, कोई झगड़ा होगा ना जिसके बाद ये सवाल उठा कि इसमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है। वैसे तो सर्टिफिकेट लेने कोई नहीं आएगा ना। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अभी केस कहा कि 2 वेटरों में लड़ाई होगी ऑपरेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर, और वो दोनों आके HR में बताते हैं जी मैं बहुत ईमानदार हूँ। ऐसा होता भी है, वो कहते हैं हम कुरान पाक की कसम उठाने के लिए तैयार हैं कि हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो हम उनसे ये कहते हैं कि आपकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं, आपके ईमान मोमिन होने पे हमें कोई शक नहीं। जो गलती कर रहा है वो भी मुसलमान है, जिसने गलती नहीं की, जिस पे शक किया जा रहा है, मुसलमान वो भी है। हम ये कह रहे हैं कि एक ख़ास नुक्ते के ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है जिसकी वजह से किसी एक से कोई गलती हुई है। तो हम उस नुक्ते के ऊपर जब सोच विचार करेंगे या इंक्वायरी करेंगे या इवैल्यूएशन उसकी प्रोसेस की करेंगे, तो वो नुक्ता हमारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स में किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। अगर कैशियर्स का कोई मसला है तो फिर हम अकाउंट्स के SOPs की तरफ जाएंगे। अगर वेटर से रिलेटेड कोई मसला है तो फिर F&B के SOP की तरफ जाएंगे। ख़राबी तब होगी जब हम कैशियर के मामले को F&B सर्विस के SOP से एवेलुएट कर रहे हों या हम वेटर्स के मामले को कैशियर के SOP से एवेलुएट कर रहे हों। जब आप स्टैंडर्ड गलत अप्लाई करेंगे तो सोच विचार भी सारी गलत होगी, उसका कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। इसलिए इंक्वायरी प्रोसेस में जो लोग होते हैं, जिनको इंक्वायरी प्रोसेस हम बनाते हैं, मकबूल को हम क्यों देते हैं ज़्यादा इंक्वायरी प्रोसेस? क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफिस मेरा मेंबर से रूल से भी आगाह है, HR का हिस्सा तो HR के रूल से भी आगाह है। जहाँ जहाँ हमें उसको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है हम प्रोवाइड करते रहते हैं। जब तक आदमी बेसिस के रूल्स एंड रेगुलेशन से या क्राइटेरिया से वाकिफ़ ना हो, उसके पास जो भी मामला आएगा वो ख़ुद भी कंफ्यूज होगा और इंक्वायरी और कंफ्यूज हो जाएगी। इसी तरह आप देखें, बाज़ का 2-2 दिन इंक्वायरी में लगे रहते हैं, पता नहीं चलता कि कंक्लूजन क्या है। मगर वही इंक्वायरी बाज़ का मेरे पास आती है, हसन साहब के पास आती है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं
ये डिफ़ाइन करने में, और अगर हमें भी समझ नहीं आती तो सेट साहब के पास चले जाते हैं, तो 5 मिनट लगते हैं उस 2 दिन के इशू को रिज़ॉल्व करने में। और अगर आपने अपने DH के साथ बैठे हों या हम जैसे हम अपने डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तो जब हम 2 दिन के मामले को 5 मिनट में सुलझा देते हैं तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम स्टैंडर्ड्स पे बड़े क्लियर हैं। हम मामले की नौयत पूछेंगे, वाक़या बताएं जी क्या हुआ, वो वाक़े की तफसील में जाएगा, हम फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस जगह इसने गलती की है। क्यों? हमें फ़ौरन इंडिकेशन इसलिए हो जाएगी कि हम SOP से वाकिफ़ हैं कि इसको इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड सेट है, मगर इसने नहीं किया। तो वो तो अपना वाक़या बता रहा है, मगर उस वाक़े के पीछे हम ये देख रहे हैं कि उसने SOP कितने फॉलो किए हैं। तो जैसे जैसे आप SOP जहन में रख के किसी भी मौजू पे, ख्वाह घर से बाहर का मसला है या घर के अंदर, क्लब के अंदर का है या घर का है, सोशल लाइफ का है या प्रोफेशनल लाइफ का है, जिस मौजू पर सोच विचार आप कर रहे हों, उस मौजू की तफसीलात से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आप 2 तो 3 दिन हो सकता है वो इंक्वायरी बजाते खुद कोई तीसरा झगड़ा क्रिएट कर दें। तो यही होता है बाज़ का अदालतों में भी जाएं तो जो लोअर कोर्ट्स हैं अगर वो डिसीजन दे देती हैं, आप अपील में चले जाते हैं कि हम डिसीजन से मुत्तफिक नहीं है, फिर वो हायर कोर्ट्स में जाता है, तो हायर कोर्ट्स वाले क्या करते हैं, जो लोअर कोर्ट्स का डिसीजन होता है ना, उसको कवानीन की रोशनी में परखते हैं कि इसने कवानीन की रोशनी में ये जो डिसीजन किया है ये कितना दुरुस्त है, कितना गलत। और इसके पास वो स्टडी करते हैं कि जो नीचे कोर्ट्स में दलाइल पेश हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स, वो किसके क्या थे, तो उसकी रोशनी में बाज़ का आपका केस ठीक होता है, वकील कमज़ोर होता है, केस हार जाता है। क्यों? कि उसने अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दलाइल देने थे, आर्गूमेंट्स देने थे, वो उसके पास है ही नहीं, और उसके पास इसलिए नहीं है कि उसको ख़ुद भी स्टैंडर्ड का नहीं पता। हो सकता है दोनों वेटरों में से जिसकी गलती है हो सकता है वो भी ठीक हो, बट डिपेंड करता है उसका सेक्शन हेड उसको कितना ट्रेन करता है SOP के लिए। तो जब आप लोग जो आए हैं सर्विस में नए और जो नए कैशियर हैं, जितना ज़्यादा आप क्लब के SOPs और सर्विस रूल्स पे क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा आपकी गलती के इम्कान कम होते जाएंगे और प्रमोशन भी उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्यों? कि जो भी प्रमोशंस होनी है वो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की एवेल्यूएशन के स्टैंडर्ड के साथ ही होनी है ना। तो जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे एवेल्यूएशन कैसे होती है परफॉर्मेंस की, और वो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के किन किन SOPs और रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस करती है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। अब जब मैंने कहा था कि सोच विचार का सारा दारोमदार है नॉलेज, कि जिस मौजू पर सोच रहे हैं उस मौजू की तफसीलात आपको पता है नहीं है, तो ये हमारा ग्राफ अब मुकम्मल हो गया कि शख्सियत का दारोमदार किस पर है, अमाल पर, अमाल का किस पर है, सोच नीयत पर। जैसे नीयत क्या होती है, जब आपने कंक्लूजन हासिल कर लिया तब आप अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने इसको अप्लाई करना है। तो अगर अप्लाई करने का मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको नीयत का सवाब भी मिल जाता है। तो अमाल का दारोमदार नीयत, नीयत का सोच, सोच का फ़िक्र पे, और उसके बाद फ़िक्र का दारोमदार इल्म पे होगा आपका। अगर आप नीचे से चलाएं, जितना इल्म उतनी सोच, जितनी सोच उतना अमल, जितना अमल उतनी शख्सियत। तो अगर किसी आदमी की शख्सियत उसके उठने बैठने से, बोलने से अंदाज़ा लगाना होगा ये कितना समझदार और पढ़ा लिखा है तो पता चल जाएगा। मगर जब किसी के बोलने से अंदाज़ा लगाना हो कि ये कितना समझदार है, वो तभी मुमकिन है कि जिस मौजू पर वो बोल रहा है आप उस मौजू से अच्छी तरह वाकिफ़ हों, ताकि उसकी गुफ्तगू को इवेलुएट कर सकें कि वो कितने पानी में है। हम जब जाते हैं बुक शॉप्स पे, जैसे मैं जाता हूँ, तो मुख्तलिफ़ किताबें देखते हैं उसमें। अब वो 500 सफ़े की किताब है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि वो 500 सफ़े की जो किताब है वो लिखने वाला जेन्युइन है या वैसे ही इधर उधर से पकड़ के उसने जमा कर दिया किताब में। कि उसके मैं फ़हरिस्त में जाऊँगा और फ़हरिस्त में देखूँगा कि वो कौन सा ऐसा चैप्टर है या पैराग्राफ है जिस पे ऑलरेडी मुझे पता है, मैंने स्टडी की हुई है काफ़ी। तो वो मौजू, वो सफ़ा जो मेरे नॉलेज में पहले से भी है उसका मौजू, मैं उसको जाकर स्टडी कर लूँगा, तो मैं फ़ौरी तौर पर पता चला लूँगा कि इस आदमी की नॉलेज और डेप्थ कितनी है। अगर मैं किसी जाहिद से कहूँ, हेड कैशियर से, कि ये जिम ट्रेनर को एवेलुएट करें, कर लेगा? नहीं करेंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ किसी कैशियर को एवेलुएट करें तो कर लेंगे, क्योंकि वो उसकी अपनी फील्ड है, ठीक है। अगर किसी जिम ट्रेनर को कहें कि कैश काउंटर संभाल लें डेली 2 दिन,
और फिर हम आपसे कहें कि देखें वो जिम ट्रेनर भी है, कैशियर भी है, और वो कोई किताब लिखें जिसमें जिम के सारा एक्सपीरियंस भी हो और एक चैप्टर कैशियरिंग के ऊपर भी हो। वो किताब आप जब मार्केट में जाके देखेंगे तो अब आप ये सोचेंगे कि ये जिम ट्रेनर है, किताब भी इसने लिखी है, अब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये अच्छा है, जेन्युइन है या फेक है। तो आप उसकी जब किताब खोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें कैशियरिंग के ऊपर चैप्टर भी है। वो तो फील्ड आप जानते हैं ना, जब आप वो सफ़ा खोलेंगे तो उसने जो हाल उस नॉलेज के साथ किया है वही उसने अपनी फील्ड के साथ भी किया होगा। तो अगर उसने कैशियरिंग के हवाले से जो लिखा है अगर वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो इसका मतलब है कि इतनी ही मेहनत उसने अपनी फील्ड में भी की होगी। तो जो आपको नहीं पता उस पर एतमाद या उस पर इंफॉर्मेशन लेने का तरीका ये है कि जो उस आदमी को आपकी फील्ड से रिलेटेड पता है, जिसका वो कहता है मुझे पता है, आप उससे गुफ्तगू करें, बात करें, पता चल जाएगा। हम जब वेटर्स का इंटरव्यूज़ लेते हैं या कैशियर का हसन साहब लेते हैं तो हम जब उसकी फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं तो वो इसलिए बात करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बेशक ये पिछली ऑर्गेनाइजेशन में कैशियर था या वेटर था, तो उसकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं हम थोड़ा सबसे पूछते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पता चल जाएगा कि वो वाकई वेटर था या उसको वेटर का टाइटल लेके वो उससे कुछ और काम कराते हैं, डिश वॉशिंग कराते हैं। इसी तरह कैशियर से रिलेटेड जब हसन साहब पूछेंगे कैशियर से कि आप ये काम किस तरह से करते थे, तो वो जिस तरह से करता था वो बताएगा, उसी से पता चल जाएगा कि वो अपनी इस फील्ड में कितना एक्सपर्ट था। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जानने के। अब हम आते हैं उसमें पिछले ग्राफ में देखा ना, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ही समझदार होगा। अब बाज़ ऐसे लोग भी आप देखते हैं जो पढ़े लिखे बहुत होते हैं, समझदार भी बहुत होते हैं, मगर होते परले दर्जे के बदतमीज़ हैं। कभी किसी का वास्ता पड़ा आपके डिपार्टमेंट में है क्या ऐसा जो आपके ख्याल में पढ़ा लिखा भी बहुत है, समझदार भी बहुत है, मगर है बदतमीज़? कोई नहीं है एफएनबी में, कैशरिंग में? नाम ना लें, बस वैसे बता दें है या नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? ज़िंदगी में तो देखा हुआ ना ऐसे लोगों को कि जो बदतमीज़ भी हैं मगर पढ़े लिखे हैं। बाज़ बॉसेस ऐसे होते हैं कि बाहर से पढ़ लिख के आ जाते हैं मगर उनको अपने स्टाफ से बात करने की कतन तमीज़ नहीं होती। हर वक्त इस ज़हनी तौर पर इस माहौल में रहते हैं कि जी हम बाहर से पढ़ के आए तो बड़े काबिल हैं, तो ये बंदा इस काबिल नहीं है कि मैं इससे ज़रा तमीज़ से बात करूँ। इसी तरह बाज़ स्टाफ में भी लोग होते हैं छोटे, अपने कुलीग से बदतमीज़ी से बात करेंगे। वो बेशक जितना मर्ज़ी अपनी फील्ड का जानते हों, बड़े एक्सपर्ट हों एफएनबी में, बड़े एक्सपर्ट हों कैशरिंग में, मगर जब बोलने का या मामलात की बारी आती है तो इंतहाई बदतमीज़ होते हैं। क्या वजह इसकी ख़ास बात? इल्म तो आ गया ना उसके पास, डिग्री भी है, बेशक गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, सो व्हाट, मगर अपने रवैये में बदतमीज़ है। एनवायरनमेंट, सोसाइटी की वजह से। और गैदरिंग उसकी रही होती है ना, वो जो है इसको वो ज़्यादा इसको चेंज करती है। पढ़ तो रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल पढ़ रहा है, पढ़ता है, क्लास में बड़ा अच्छा है, लेकिन जो उसके दोस्त हैं वो ठीक नहीं है, उनका बिहेवियर वो बदतमीज़ है या फजूल किस्म के हरकतें करने वाले, तो वो चीज़ उसको उसी तरह भी बना देती है। अब आपने कहा और फैमिली सोबत तो है ना, मगर उसी यूनिवर्सिटी में अच्छे तालिब इल्म भी तो होंगे ना, तो वो उधर क्यों नहीं गया बुरे दोस्तों की तरफ? हैं जी, तरबियत है। इमाम गज़ाली कहते हैं कि 10 साल के बाद शरीयत का बच्चे को सिखाना चाहिए ना, नमाज रोज़ा, तो उससे कहते हैं उससे पहले, इससे पहले कि आप बच्चे को शरीयत की तालीम दें, उसको तमीज़ और तहज़ीब सिखाएं कि आपने घर में बहन भाइयों से कैसे सलूक करना है, पेरेंट्स के साथ कैसे। बच्चों को ये बताएं कि अगर आपको अपनी उम्र से कोई बड़ा मिल जाए तो अंकल कहना है या आंटी कहना है या किस तरह कहना है। ये जो मैनर्स होते हैं ना, दीन सिखाने से पहले बच्चे को मैनर्स सिखाएं। अच्छे मैनर्स का बच्चा जब दीन सीखेगा तो अच्छा आलम दीन बनेगा। बुरे मैनर्स वाला बच्चा जब दीन सीखेगा तो फितना और फसादी मौलवी बनेगा। तो मैनर्स अब आते कहाँ से? ये घर की तरबियत भी इस पर बड़ा काउंट करती है, काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं।
हम जब आपने देखो इंटर्नशिप करवाते हैं अक्सर एम्प्लॉयज़ को, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, एक आदमी आया वो MBA करके आया फाइनेंस में और वो कहता है मुझे कैशियर की जॉब दे दें, तो हम कहते हैं हम आपको, मिसाल दे रहा हूँ कि हम कहते हैं हम आपको कुछ अर्सा इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के प्रोसेस से गुजारते हैं। अब जहाँ तक नॉलेज की बात है वो तो वो सीख के आ रहा है यूनिवर्सिटी से, उसको तो ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही है। बट जो ख़ास बात है वो ये है कि हम उसको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बजाय डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप से या इंटर्नशिप के प्रोसेस से क्यों गुजार रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि हम उसे ये कहते हैं कि जो आदमी ऑलरेडी काम कर रहा है आप उसके साथ अटैच हो जाओ, ठीक है। जब आप उसके साथ अटैच हो जाओगे तो वो आपको बताएगा कि काम क्या करना है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये आप यूनिवर्सिटी से सीख के आए हैं, मगर कैसे करना है ये आप सीखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो आपको किसी सीनियर के साथ अटैच कर देते हैं और वो दोनों मिलके वो प्रोसेस में काम सीखते हैं। अब जो ये इंटर्नशिप का या अप्रेंटिसशिप का प्रोसेस है, ये देखा जाए तो ये सारा सोबत का प्रोसेस है। आप किसी यानी डिपार्टमेंट हेड ये समझता है कि ये मेरे डिपार्टमेंट का लायक तरीन एम्प्लॉई है, तो वो आपको उसके साथ अटैच कर देगा, उसको एम्प्लॉई को कहेगा कि इसको बताओ जो नॉलेज हमारे पास है या ये जो सीख के आया है इसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करने से मुराद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, एक तो वो बता दे, और किससे किस तरह से बात करनी है, क्या बेसिक मैनर्स हैं, क्या तमीज़ हैं। हॉस्पिटैलिटी में अगर आपको याद होगा, ख़ास तौर पर वेटर्स को, सर्विस स्टाफ को, कि हॉस्पिटैलिटी में आपने गेस्ट को सर्व कैसे करना है टेबल पे, आपने राइट साइड से प्लेट ला के रखनी है, खाना कैसे उठाना है, चमचों की क्या तरतीब रखी हो प्लेट में जिससे पता चलेगा कि वो उसने ब्रेक लिया या खाना ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना आप। क्या इससे पहले खाना खिलाने की तमीज़ नहीं थी किसी को, कि ये चीज़ें आपको नहीं आगे सीखनी पड़ती? सबको पता है अंदाज़ घर का होता है, मगर जब आप किसी ख़ास फील्ड में आते हैं तो उस ख़ास फील्ड के टेक्निकल तरीके होते हैं वो जो सीखने पड़ते हैं उस फील्ड में आने के लिए। तो जब आप इंटरनेशनली जाएंगे किसी और होटल में, इंडस्ट्री में, तो कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं उस फील्ड के, मैनर्स के, जो वो उसमें रखते हैं, उसके मुताबिक अमल करना होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, यानी ये ज़हन में रखिएगा कि अच्छा एटीट्यूड सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं आता, उसके लिए अच्छी कंपनी, अच्छी सोबत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मौका ज़िंदगी में ये नहीं मिला कि आप मज़ीद पढ़ सकें, मिसाल के तौर पे किसी मजबूरी की वजह से आपने नौकरी स्टार्ट कर दी है, तो आप एक काम ज़रूर करें, जो आपकी टीम के अंदर अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं और जो अच्छे मैनर्स वाले भी हैं, आप उनके साथ अटैच हो जाएं। और अगर आपको एक अच्छा अपनी टीम में नज़र आता है जो बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है मगर है बदतमीज़, और एक दूसरा आदमी है जो पढ़ा लिखा कम है मगर है बाअखलाक, तो आप बाअखलाक आदमी के साथ अटैच हो जाएं, इसलिए कि वहाँ जो लैक ऑफ नॉलेज है वो ख़ुद से मेहनत करके आप सीख सकते हैं। ऐसे ही है ना, नॉलेज की कमी आप किताबें पढ़ के, कोर्सेज़ लेके, ये ट्रेनिंग सेशंस हैं वो आप पूरी कर लेंगे, मगर किसी बदतमीज़ को तमीज़ा नहीं बना सकते। जिस पे वालिदैन ने मेहनत नहीं की और पुख्ता करके घर से बदतमीज़ बना के यूनिवर्सिटी में भेज दिया है, और वहाँ पे वो अच्छे तालिब इल्मों के साथ जो बदतमीज़ और दूसरे मामलात में इन्वॉल्व है तालिब इल्म, उनके साथ मिल गया है, तो जिसकी सारी ज़िंदगी गैंग में रह के गुजरी है, तो वो आगे आके किसी कंपनी में अगर आ गया तो उसके साथ आप अटैच होकर ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको नॉलेज भी देगा। वो अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो अनकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली आपको तरीके भी बता रहा है कि आप बदतमीज़ रहेंगे तो इज़्ज़त पाएंगे, आप दूसरों से ये सलूक करेंगे तो इज़्ज़त पाएंगे। उसके ज़हन में ही है कि शायद तरीका ज़िंदगी का गुजारने का यही है। तो आप किसी बाअखलाक अच्छे आदमी के साथ अटैच हो जाएं। लैक ऑफ नॉलेज जो है वो ट्रेनिंग के ज़रिए ख़ुद से मेहनत करके पूरा हो सकता है, मगर जो तरबियत के इश्यूज़ हैं वो दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह हम HR में कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में अच्छे लोग हों तो ट्रेनिंग से पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट हेड की आती है कि वो अच्छे बंदे हायर करें। आप ट्रेनिंग से सोया हुआ शेर हायर कर लें ना, कोई शेर हायर करें जो सोया हुआ है, उसको ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारें तो वो जाग जाएगा, मगर किसी गधे को हायर करके ये तवक्को ना करें कि ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजार के उसको शेर बना देंगे। फितरत नहीं चेंज कर सकते ट्रेनिंग वाले। ट्रेनिंग प्रोसेस उस बंदे को असिस्ट करने के लिए होता है।
कि उसके अंदर जो छुपी हुई या सोई भी सलाहियतें हैं उसको जगाना है, बस उसको शऊर दे के उसको जगा देना है। मगर जिस आदमी के अंदर उस फील्ड से रिलेटेड कोई शऊर ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, उसकी तबीयत की ये नहीं है बात कि उसमें वो चीज़ पैदा हो सके, उस पर आप ट्रेनिंग के थ्रू या अपने एफर्ट्स के ज़रूर काउंसलिंग के थ्रू अपना टाइम इन्वेस्ट करें, वो बहुत मुश्किल है, वो पूरा नहीं होगा आपका। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको 2 स्लाइड और बताते हैं, फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। रूट कॉजेज़ क्या है नेगेटिव एटीट्यूड के? एक तो लो सेल्फ एस्टीम है। दफ्तर, या ये हम दफ्तर के मामलात में बात कर रहे हैं कि दफ्तरी मामलात में लो सेल्फ एस्टीम के क्या कॉजेज़ हैं। लो सेल्फ एस्टीम है, अनरिजॉल्व ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज। लो सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक आ जाता है तरबियत से, घरेलू मामला से, उसकी अपनी ज़ात से रिलेटेड आ जाता है। उसको किसी ने बताया नहीं कि तुम ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर भी सकते हो। हमेशा तनकीद का निशान ही रहा कि तुम बेवकूफ़ हो, सारी उम्र बेवकूफ़ रहोगे। ऐसे आदमी की सेल्फ़ एस्टीम बड़ी लो हो जाती है, वो सोच ही नहीं सकता कि वो अच्छा काम भी कर सकता है। या बाज़ वेटर्स ऐसे देखेंगे या कैशियर, वो सारी उम्र ये सोच ही नहीं सकते वो कभी ज़िंदगी में F&B मैनेजर भी बन सकते हैं। उनके नज़दीक नौकरी मिल गई, सारी उम्र अगले 50 साल तक 25 साल तक वेटर हैं, तो ये काफ़ी है उनके लिए। अनरिजॉल्व ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब यह है कि 2, जैसे हमने बताया ना, वेटरों में लड़ाई होगी, हमारे पास आ गया, हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया, छोड़ दिया। या डिपार्टमेंट हेड ने कहा कि इसको HR में भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है आपस में सुलह सफाई कराओ, सुलह करा दी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कराया। जो कन्फ्यूजन थी वो उधर की उधर ही रही है, बस आपस में ये सुलह सफाई करा दी है कि आइंदा इस तरह का मामला हो तो नहीं उलझना। मगर इस मर्तबा जिस बात पर उलझे थे वो बात कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं की, तो वो जब तक क्लियर नहीं रहेगी उससे, उस वाक़े से रिलेटेड जो एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स हैं वो उधर हमेशा रहेंगे। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज, जैसे चेंज आ जाती है, कुछ लोग मैनुअल पे थे, हमने कंप्यूटराइज कर दिया सिस्टम, तो बाज़ लोग आदी हैं ख़ास तरीके से काम करने के। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसको इम्प्रूव कर दिया तो वो उसको नहीं लेंगे, उससे भी नेगेटिव एटीट्यूड, उसकी भी एक रीज़न हो सकती है। और अनक्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर किसी आदमी को कोई काम पे रखा है मगर उसको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बताई उसकी, तो हमेशा क्लैश में रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑर्गेनाइजेशन कहेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि आपने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इस तरह से काम करना था, मगर एम्प्लॉई कहेगा कि मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे तो मुझे पता होगा कि मैंने किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ पे अमल करना है। तो आप, अगर मैं गलती से कोई ऐसा काम कर दूं जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अलाउ नहीं है, तो मेरा इसलिए कोई कसूर नहीं कि मुझे इसे डे 1 से आपने बताया नहीं कि ये मुझे नहीं करना था। तो वो क्लैश डेवलप हो जाएगा ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन समझेगी ये नेगेटिव एटीट्यूड है, हालांकि वो नहीं होगा। तो अगर जॉब डिस्क्रिप्शंस क्लियर ना हो और ये पता ना हो कि करना क्या है, तो वो फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में भी नेगेटिव एटीट्यूड में निकलती है। फिज़िकल वर्क कंडीशन, अगर फिज़िकल वर्क कंडीशन बाज़ लोगों की ऐसी है, जैसे जून जुलाई में आप धूप में 8 घंटे किसी से ड्यूटी कराएं, तो वो बेचारा जितना भी अच्छा तमीज़दार आदमी होगा, जब 8 घंटे ड्यूटी के बाद घर जाएगा या अपने कमरे में जाएगा तो 2-3 घंटे तक तो उसका मूड ऑफ ही होगा ना। वो पहले अपनी हवास में वापस आएगा तो बात करेगा आपसे। लैक ऑफ फीडबैक, बाज़ का ये भी होता है कि आपके डिपार्टमेंट से आपने अच्छा काम किया मगर आगे से शाबाश नहीं मिली, आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। इंसान ये सोचता है कि अगर मैं अच्छा काम कर भी रहा हूँ तो मुझे आगे से फीडबैक नहीं मिल रहा, तो उससे भी नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है उसका। लैक ऑफ रिकग्निशन, कि अच्छा काम किया, शाबाश भी मिल रही, मगर प्रमोशन में जो आपका राइट था, आपका वो जो था रिकग्निशन, बाज़ का तो वो इनाम की शक्ल में होती है, अप्रिसिएशन की शक्ल में होती है, वो अगर आपको नहीं मिलता तो उससे भी काफ़ी जो मोरल है वो डाउन होता है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की मैंने आपको मिसाल दे दी धूप में काम करने वाली, कि बाज़ का घर के मामला तो होते हैं, उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है। और इसमें कोशिश करें कि दफ्तर के मामला कभी घर में ना डिस्कस करें और घर के मामला कभी दफ्तर में ना डिस्कस करें, दोनों दुनियाओं को सेपरेट रखें ताकि दफ्तर का स्ट्रेस घर में ना जाए और घर का स्ट्रेस दफ्तर में ना आए, ठीक है। और जो दफ्तर का काम का स्ट्रेस है, जब आप यहाँ से निकलते हैं ज़हन को झटक के वज़ू करके फ़्रेश होकर जाएं, मगर उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो आपने आज सबक लिया है किसी मामले में उसको कल भूल जाएं। सबक याद रखें, वाक़यात भूल जाएं, ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात ना रिपीट हों और आपको इस प्रॉब्लम जब प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। ये चंद एक चीज़ें हैं जनरल
पॉजिटिव एटीट्यूड के मतलब ये समझ आ गया? आप जिसको नहीं आई हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब हम इम्तिहान लेंगे, आप एंड पे खड़े हो जाएं। हाँ जी, अब थोड़ा सा समराइज़ करें ना 1 मिनट में, क्या पढ़ा आज? वो तो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा उसमें? ठीक है, रऊफ समराइज करो, बैठ जाए। बेसिकली ये है कि आपकी जो शख्सियत है उसके अंदर आप अपना जो आपके पास नॉलेज है और जो आपके पास इल्म है उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने अच्छे अमाल हों आपके, और पॉजिटिव तरीके से आप अपनी उसमें वो रखें, और आप देखें कि आपकी जो सोबत है वो आपकी ऐसे लोगों में होने चाहिए कि जिनसे आप कुछ लर्न कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हों, अच्छे वेल मैनर लोग हों, तो आप उनके साथ उठना बैठना आपका होगा, तो आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। प्रोफेशनली ये है कि ऑफिस के एनवायरनमेंट में अगर आप बैठे हैं तो अपनी कैपेसिटी में कि आप अपने हवाले से ये देख लें कि आपकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आप मतलब जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपकी वजह से किसी दूसरे को इनकन्वीनियंस ना हो रही हो, और फिर आप जिन लोगों के साथ मतलब आउटसाइड द ऑफिस या जो भी आपकी कंपनी है उसको आप लाजमी ज़हन में रखें कि किन लोगों के साथ आपके जो है वो है, ताकि आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट ना हो। एक सवाल है, अगर आपको ज़िंदगी में कभी इंतखाब करना पड़े कि आपने इल्म लेना है या सोबत लेनी है, किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? सोबत का। सोबत के हक में कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, जो कहते हैं इल्म का इंतखाब करेंगे, सोबत का नहीं, वो हाथ खड़ा करें। सोबत पे तो सारे हाथ नहीं खड़े हुए होते। ये ट्रेनिंग सेशन है, कोई हो सकता है गलत भी जवाब हो। जो समझते हैं इल्म लेंगे, सोबत की तरफ नहीं जाएंगे, बोले कोई भी नहीं, सारे सोबत के हक में। तो किसी ऐसे अच्छे आदमी की सोबत में बैठना पड़ गया जो ज़िंदगी में कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, तो इल्म से तो महरूम रह गए ना आप। तो खाली अखलाक ही सीखना है या इल्म भी सीखना? नहीं, अच्छी सोबत में सर इखलाक भी आ जाते हैं। अच्छे सिर्फ सोबत से ये मुराद नहीं कि वो शख्स जो है ना इखलाक में अच्छा है और उसके पास इल्म नहीं है। जो इखलाक में अच्छा है तो यकीनन वो जो है ना कुछ ऐसी चीज़ आपको जरूर सिखाएगा जो फ़ायदेमंद हो। इल्म का कोई ना कोई गोशा जो है वो आयाम हो सकता है अच्छी सोबत से। दूसरी बात, जैसे कि आपने खुद कहा है कि नॉलेज जो है हम बुक से ले सकते हैं, तो सोबत जो है वो बुरी सोबत आपको वो शख्सियत को तबाह कर देती है। नहीं, तो अगर मैंने तो ऑप्शन दिया ना, या इल्म लें या सोबत लें, दोनों में से कोई एक चीज़। सोबत लेंगे उससे हमारे पास अच्छा इखलाक आ जाएगा, इखलाक आ जाएगा। हमारे पास कई बा इखलाक कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यूज़ में, हम सेलेक्ट नहीं करते। फिर हमने इखलाक तो नहीं हायर करना, ऐड हम बा इखलाक होने की तो नहीं देते अखबार में। ऐड तो हम टेक्निकल स्किल की देते हैं कि वेटर चाहिए, कुक चाहिए, डिश वॉशर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हम तो टेक्निकल स्किल्स की ऐड देते हैं। तो कई लोग आते हैं जो बड़े बाअखलाक होते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं। सारे बदतमीज़ तो नहीं होते, बाअखलाक लोग भी होते हैं। सर बेसिकली ये है कि ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इल्म भी होना चाहिए और आपकी जो सोबत है कंपनी ये भी बड़ी परफेक्ट और अच्छी होनी चाहिए। ये बिल्कुल लाज़िम व मलज़ूम है। बट अगर आपने ये क्वेश्चन किया कि इन दोनों में से एक ही लेनी है, तो फिर हम इस पर स्ट्रेस इसलिए करते हैं कि अच्छी सोबत वाला बंदा एटलीस्ट चलो जॉब नहीं मिलेगी बट बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार लेगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बंदा बदतमीज़ है तो वो किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि फिर अगर एक को ही चूज करना है आपने, कंपल्शन नहीं है आपके पास। हम ऑफिस लाइफ के अंदर बैठ के बात करते हैं ताकि हमें ज़रा सोचने में, कंक्लूजन निकालने में ज़रा आसानी हो। जब सोच लिमिटेड हो जाए ना किसी दायरे में, तो ज़रा कंक्लूजन निकालना आसान होता है। तो हम क्लब के अंदर का ले लेते हैं कि आप अभी क्लब में नौकरी कर रहे हैं ना, आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़े पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो मगर बाअखलाक बहुत हैं। एक के पास इल्म बहुत होगा, एक के पास अखलाक बहुत होगा। दोनों काम कर रहे हैं आपकी फील्ड में। तो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है, वो उन्होंने ठीक है, कि आप अच्छी सोबत वाले के साथ अटैच हो जाएं।
क्योंकि सोबत में, इल्म में आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, कंटेंट्स, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नॉलेज में, ऐसे ही है ना, नॉलेज इन्फॉर्मेशन के अलावा तो कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है ना। मगर जब आप सोबत में आते हैं ना, सोबत में दो चीज़ें, सोबत से मुराद क्या है आपकी, किसी की कंपनी नहीं। सोबत से क्या चीज़ सीखते हैं, यारी दोस्ती नहीं है। सोबत से मुराद ये है कि जब किसी की सोबत में बैठेंगे, अपने ही किसी टीम मेंबर की, तो नॉलेज तो उसको भी पता होगा SOPs का, अपनी आपकी टेक्निकलिटीज़ का, ठीक है ना। तो उस नॉलेज में आपको, उससे जब गुफ्तगू करेंगे तो नॉलेज तो मिल रहा है आपको, मगर सोबत से मुराद ये है कि जब वो नॉलेज आपको दे रहा है तो साथ साथ ये भी बता रहा है कि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है ये सिर्फ सोबत से मिलती है, उस नॉलेज से नहीं मिलेगी। जब आप यूनिवर्सिटी पढ़ के आते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो वो आपको उस मौजू पर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से आपको पूरी तरह आगाह कर देते हैं कि इसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। इसकी मिसाल मैं अगर इस्लाम से दूँ, फ़िक़ा क्या आपकी, शरीयत की एप्लीकेशन, फ़िक़ा आपकी नॉलेज है, ठीक है ना। सोबत आपकी होगी तसव्वुफ़ में, यानी अगर आप इस्लामी किताबें पढ़ें तो कहते हैं ना, आप मस्जिद से तालीम हासिल करके फिर किसी साहबे सोबत के लिए तलाश में निकल पड़ते हैं और फिर किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में 2 साल लगाते हैं, 4 साल निकालते हैं। यानी वहाँ जब आप अपना दरसे निज़ामी या जो भी आपका मदरसे का निज़ाम था इस्लामी तारीख़ में, जब आप पढ़ लेते थे सारा मुकम्मल, तो फिर आप किसी बुज़ुर्ग की तलाश में निकलते थे खिदमत करने के लिए। वो इसलिए ज़रूरी था कि आपने नॉलेज तो सारा ले लिया अपने कोर्स बुक से, अब उस बुज़ुर्ग की सोबत में बैठ के आप ये देखेंगे कि जो सीखा है इसको अप्लाई कैसे करना है सोसाइटी पे। अहकामात तो बहुत ज़्यादा हैं। अहकामात ये भी हैं कि खून के बदले खून, और अहकाम ये भी है कि माफ़ करने का भी है। दोनों हुक्म है ना। किसी ने आपसे ज़्यादती की तो आप जवाब में उतनी ही ज़्यादती करें, जुल्म ना करें, एक तो ये। और दूसरा हुक्म ये है कि किसी ने आपसे ज़्यादती की तो जवाब में आप उसको माफ़ कर दें। दोनों हुक्म है। सोबत से ये पता चलेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा हुक्म अप्लाई करना है आपने, ताकि सिचुएशन बिगड़े नहीं, संभले, और लोगों के साथ दुश्मनियाँ पैदा ना हो, लोगों के साथ जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाए उसमें। ये है तो सोबत प्रोफेशनल लाइफ में अब आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे आप वेटर्स हैं, कैशियर्स हैं, जिम में हैं। अच्छे लोगों के साथ जब आप अपनी कंपनी रखेंगे तो आपको कई मामलात में ये पता चल जाएगा कि जहाँ पर बात करनी थी वहाँ पर ना करने के क्या फ़ायदे हैं। किसी जगह खामोश हो जाना, जैसे अगर आपको बॉस डांट रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उस वक़्त अगर आप समझते हैं कि आपका बॉस गलत डांट दे रहा है तो खामोश रहें, ठीक है ना। जब आप जवाब देंगे वो क्लैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर 2-3 दिन के बाद आप आराम से उस सिचुएशन से हट के आप अपना नुक्ता नज़र तमीज़ तहज़ीब के दायरे में रहते हुए बयान कर सकते हैं, या आप अपने बॉस को थोड़ा सा वक्त दें कि वो ख़ुद से रियलाइज़ करें कि क्या मामला था। तो बाज़ जगहों पर आप दुरुस्त भी होते हैं, मगर आपने खामोशी इख्तियार करके मामले को संभालना होता है। तो किसी की करेक्शन बाद में भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह सोबत है आपकी और नॉलेज है, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ना, तो वही मैंने कहा कि सोबत उसकी देखें जिसके पास नॉलेज भी हो। यानी 2 तरह के लोग होंगे जिनके पास सोबत होगी। एक तो वो हैं जिनके पास सिर्फ अखलाक है, इल्म नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसे वेटर भी हैं जो पिछले 25-30 साल से वेटर ही हैं, बड़े बाअखलाक हैं। आप उनके साथ बैठ जाएं, वो आपको अखलाक सिखाएंगे, मगर वेटर से F&B मैनेजर कैसे बनना है उनसे नहीं पता चलेगा। इसके साथ साथ कुछ वो भी अच्छे लोग हैं जो ख़ुद भी अच्छे हैं, मगर उनको तरीका पता है कि वो वेटर से F&B मैनेजर की पोजीशन तक कैसे पहुंचते हैं, या दरमियान में कहाँ पे हैं। आउटलेट मैनेजर हैं, कैप्टन हैं, सेक्शन हेड हैं, उन लोगों की सोबत में देखें ताकि ये पता चले कि आपने नीचे से ऊपर का सफ़र कैसे तय करना है। तो सोबत से मुराद यारी दोस्ती, गप्पें लगाना, अच्छा टाइम स्पेंड कर लेना, ये मुराद नहीं है सोबत से। सोबत से मुराद ये है कि वो उठना बैठना जो आपको आपके कैरियर की डेवलपमेंट में मदद दे, जो आपको ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स एंड टेक्निक्स बता दे जो किताबों में नहीं मिलेंगी। तो अपने मौजू की, जैसे कहना, इंक्वायरी के लिए आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि जिस मौजू पर इंक्वायरी कर रहे हैं उस मौजू की स्टैंडर्ड्स क्या हैं। उसके लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़ने लिखने से, ट्रेनिंग से, या अपने असातिज़ा से, या अपने सेक्शन हेड से पूछे बगैर मुमकिन नहीं है। मगर उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, तो एप्लीकेशन तो नहीं हम लिखेंगे,
हम तो ये लिख देंगे ना, ये काम करेंगे तो ये पनिशमेंट है, ये उसका सवाब है, ये उसका रिवॉर्ड है। मगर कहाँ आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सर्टन आउटलेट्स हैं वहाँ पे मोबाइल यूज़ अलाउ नहीं है, मगर पॉलिसी में ये तो नहीं लिखेंगे कि आपने किस तरह से जाके कार्ड आगे रखना है। ये तो आपको हम कॉमन सेंस है, कुछ हम आपको गाइड भी कर देंगे, मगर असूल जो लिखा है लॉ हमने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन का, उसके साथ उस लॉ को अप्लाई कैसे करना है अगर हमने वो भी लिखना ही है, तो फिर कॉमन सेंस में हायर करने की क्या ज़रूरत है आपको। तो आप गेस्ट टू गेस्ट देखेंगे कि किस गेस्ट को आपने किस तरह से मना करना है। बाज़ को यानी तरीके होते हैं, कौन किसके साथ बैठा हुआ है, ये भी है मामला। बाज़ शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं बड़े मेंबर के, फौरी तौर पे भड़क जाते हैं, उनको कैसे आपने हैंडल करना है। आपने ख़ुद से जाना है उनको ये बात बताने के लिए कि अपने किसी सीनियर से मदद लेनी है, ठीक है ना। तो सीनियर से बाज़ का तो होता है वो आपसे चिढ़ा होता है या किसी और वेटर से चिढ़ा होता है, मगर आपसे उसकी इधर अटैचमेंट होती है, दोस्ती होती है। तो किस मेंबर की किस वेटर के साथ दोस्ती है, उसके थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं। तो रूल तो उधर ही है, मगर उसकी एप्लीकेशन की हज़ार सूरतें हैं, और जो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन की सूरतें हैं ये आपको अपने सीनियर से पता चलेंगी। तो सोबत से मुराद, मैंने जैसे कहा कि गप्पे लगाना नहीं है, सोबत से मुराद ये है कि आप उनसे ये सीखें कि जो नॉलेज उनके पास है वो उसको अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सोबत को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, तो वो ये होगा कि नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अप्लाई कैसे करना है नॉलेज को। आप देखें ना, अक्सर गाँव में या मोहल्लों में या ख़ानदानों में झगड़े हो जाते, बुज़ुर्गों के पास ले जाते हैं, और अगर आप बड़े ध्यान से उन बुज़ुर्गों का अंदाज़ देखें कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा लोगों की तबीयतों और उनके इमोशंस को हैंडल कर रहे होते हैं। एक को तसल्ली दे के ठंडा करना, दूसरे को चुप करा के उसको अपनी बात समझना, पूरी तरह दूसरे की बात समझना, उसको तसल्ली देना कि मुझे तुम्हारी बात से यानी एक दूसरे की बात कैसे सुननी है, दोनों पार्टियों को जो नाराज़ हैं उनको कूल डाउन कैसे करना है। यानी डिसीजन जो भी होगा वो तो एज़ पर स्टैंडर्ड ही करेंगे ना, या एज़ पर वैल्यूज़ करेंगे या एज़ पर फेथ करेंगे, मगर उस डिसीजन को अप्लाई करने के लिए दोनों साइडों पे जो पार्टीज़ हैं उनको वो हैंडल कैसे करेंगे। तो ये सोबत का सारा होता है फ़न। जो आपने सोबत से आपने लतीफ़े नहीं सुनने, लतीफ़े नहीं सीखने, सोबत से आपने किसको किस तरह छेड़ना ये नहीं सीखना। जो चीज़ सोबत में है ना, जिसकी मैं इशारा कर रहा हूँ, वो ये है कि जो आप जिस काम में आप हैं उस काम में आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ताकि आपके फ्यूचर कैरियर ग्रोथ के और ज़्यादा इम्कानात रोशन हो जाएं। ये टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपने सोबत से सीखनी है। सोबत में तो बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, मगर हर चीज़ आपके सीखने के लिए नहीं होगी। तो जो एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर अखलाक जो आपके काम का है, जिससे आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके साथ अटैच हो जाएं। तो ये उसका, तो ये चंद एक चीज़ें हैं एटीट्यूड मैनेजमेंट के हवाले से। ये समझ लें ये ABC पढ़ाई है, इससे फिर एक एक चीज़ पकड़ के फिर आप उस पर मज़ीद फर्दर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो एक अलग सा टॉपिक हो जाएगा। मगर सिर्फ उतना बता दिया जितना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको ज़िंदगी में मदद देगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब इसमें कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं जो समझ में ना आया तो पूछ लें। जी मेरे दो छोटे से सवाल हैं। जी जी ये कि फिल्म और सोबत की बात है सर, फिल्म क्योंकि सर लिमिटेड होते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं 100% या इतना कुछ जानता हूँ किसी पीरियड या जी कम या ज़्यादा उसको रैंक हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडरी की इल्म जो है वो लिमिटेड होता है, उसको इसलिए हम सब ये कह रहे थे कि स्ट्रेस कर रहे थे सोबत में, इस सोबत में वो कवर अप हो सकता है। और सोबत में हम उसको एज शागिर्दी के लिए उसको लेंगे, उस्ताद और शागिर्द का जो है उस हवाले से, क्योंकि वो लिमिटेड सा फेस होगा, महीना 2 महीने 3 महीने, उसके बाद वो एटलीस्ट इतना होगा कि वो खुद ब खुद उस चीज़ को आगे ड्राइव कर सके। इस हवाले से उसको ले रहे थे। और द सेकेंडली कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई हमारी मैनेजमेंट किसी भी उस हवाले से प्रोफेशनल थिंकिंग में बात करना चाहूँगा कि पॉजिटिव थिंकिंग को या नेगेटिव थिंकिंग को इनको चेंज कर सकती है, या वो जो सेट पैरामीटर्स हमारे पास हैं उस हवाले से आप उसको देख लें, या किसी भी तरीके से कि उसकी एक पैरामीटर में ला के उसको चेंज कर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी हम में से एक है बंदा, वो बाहर उस तरह नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गया तो वो टोटली चेंज हो गया। बस हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आदमी क्लब से बाहर बदतमीज़ है, क्लब के अंदर तमीज़दार है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप
अगर नौकरी में 8 घंटे हमारे पास काम कर रहे हैं तो इसमें तमीज़ और तहज़ीब का मुज़ाहरा करें ताकि आप अपनी नौकरी से हाथ ना धोएं, ठीक है। मगर इस केस में होगा क्या, इस केस में एक चीज़ है जो फ़िक्र की बायस है कि हायरिंग प्रोसेस में कहीं गलती हुई है कि बदतमीज़ आदमी हायर हो गया, उसको हम मजबूरन चला रहे हैं। तो हायरिंग अगर ठीक हो तो ऐसी शख्सियत वाला आदमी जो बाहर बदतमीज़ है मगर ड्यूटी पे तमीज़दार है, ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल का बायस बनती है। फिर ऐसे आदमी के लिए बाहर की बदतमीज़ी छुपी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसी बात है, एक आदमी दफ्तर से बाहर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस है और एक आदमी है वो दफ्तर से अंदर बिल्कुल मौलवी बन के पाकबाज बन के बैठा हुआ है। तो बाहर की जो हरकतें हैं वो छुपी नहीं रहती। और दूसरा ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो अच्छा एम्प्लॉय हायर ना करे, अच्छा सिटीज़न भी हायर करे। तो इसलिए आजकल ये सोचना कि मैं दफ्तर में जब तक हूँ तो मेरी लाइफ का, चलो मेरे दफ्तर वाले देख लेते हैं, मगर दफ्तर से बाहर मेरी लाइफ का मेरे दफ्तर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आजकल के दौर में आपकी दफ्तर से बाहर की लाइफ जो है, अगर आपके दफ्तर की या आपके कंपनी की रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क बनाती है कि ये बंदा इधर इस कंपनी में काम करता तो ये कंपनी भी ऐसे ही होगी, ऐसे लोग ही होंगे। तो अगर आपकी बाहर की लाइफ से आपकी दफ्तर की रेपुटेशन क्वेश्चनेबल हो जाए तो इस शक्ल में भी कंपनियां निकाल देती हैं। तो ये है कि दूसरा, जो आदमी बाहर बद अखलाक है, अंदर तमीज़दार बन के रहा हुआ है, 8 घंटे उसको बड़ा मुश्किल होगा कि वो सारा कुछ छुपा के रखे, कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी तबीयत और फितरत का हिस्सा होगी। बाहर अगर 8 घंटे उसकी ज़िंदगी के से निकाल के बाकी सारे घंटे वो बदतमीज़ी से रहता है तो उसके लिए ये 8 घंटे भी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, अपने अंदाज़े गुफ्तगू से पकड़ा जाएगा, अपनी हरकत से पकड़ा जाएगा। फिर देखें ना, ऑफिस लाइफ है ना, तो ये सारे लोग क्लब के अंदर ही तो नहीं पैदा हुए या यहीं तो नहीं दफन हो जाएंगे, ये सारे अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करके दफ्तर से बाहर जाते हैं ना, तो कोई किसी को किसी न किसी तरह जानता तो है ना। तो जब लोग बाहर कहीं मिलें और उससे सलामदुआ हो और वो बाहर बदतमीज़ी का मुजाहरा करें, तो वही लोग जब क्लब के अंदर होंगे तो वो उसको पता होगा कि ये बदतमीज़ आदमी है बाहर, तो अंदर भी नहीं बात करेंगे सही तरीके से। तो इसलिए जो फितरतन इस तबीयत का मालिक है, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी, बद अखलाकी, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज ज़रूर होगा ऑफिस लाइफ में। और कंपनीज भी ऐसे आदमी को ज़्यादा देर नहीं रखती और इस तरह के लोग छोटे लेवल पे चल जाते हैं। डिशवाशर हो, बर्तन ही साफ़ करना है ना, ठीक है जाओ। मगर ऐसा आदमी जो बाहर इस तरह की दोगली तबीयत का मालिक हो, उसको सेक्शन हेड नहीं बनाएगी कंपनी, यानी उसने अपनी तबीयत से अपनी प्रमोशन के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। ये मैं उस जगह पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंपनीज़ अच्छी हैं। तो बाज़ कंपनीज़ ऐसी हैं कि इस तरह के मुलाजिम उनके लिए नेमत से कम नहीं होते हैं, हर गलत काम कराने के लिए वो तैयार होते हैं। अगर अच्छी एथिक बेस्ड कंपनी हो जिसके नज़दीक मेयार, अखलाक हो, तालीम हो, काबिलियत हो, शख्सियत हो, तो वो कंपनियाँ फिर इस तरह करते हैं कि ऐसे एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा देर रखते नहीं। ये चाह रहा था कि वो जो कंपनी के पैरामीटर्स हैं मेरा वो हमारी शख्सियत पे या हमारे पॉजिटिव नेगेटिव का एटीट्यूड पे वो अफेक्ट होती है, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा था। सॉरी क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह कंपनी के पैरामीटर्स हैं, सेट स्टैंडर्ड हम लोगों ने बनाए हुए हैं, हाँ जी, क्या वो चीज़ें किसी की उसकी मतलब एक शख्सियत पे या उसके बैच एटीट्यूड पे या नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड पे अफेक्ट करती हैं? जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो किसी की शख्सियत पे फोकस करके नहीं बनते, वो ऑपरेशंस पे फोकस करके बनते हैं। इसलिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसी कंपनी के होंगे वो उस कंपनी के बिज़नेस को रन करने के फोकस से बने होंगे। उसमें ये नहीं होगा कि ये बदतमीज़ आदमी है तो हम रूल्स ऐसे बना देंगे ये तमीज़दार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो कॉमन सेंस की चीज़ें अखलाक की, ये रूल्स में नहीं होती। ये आप जॉब कंपनी खोलने से पहले भी माशरे में चलती हैं। तो कंपनी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और आपका जो ऑपरेशनल प्रोसेस है, इसमें आप बैलेंस क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर बनाते हैं ताकि क्लैश ना क्रिएट हो, आपको काम में दिक्कत ना हो। मगर इसका तमीज़ और तहज़ीब से इतना ही ताल्लुक़ होता है कि वो लिख देते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये होगा, कंपनी ये आपको पनिशमेंट देगी, इसलिए ये काम ना करें। मगर वो तमीज़ और तहज़ीब का होगा। आखिरी चीज़ मैं बता के टिप तो इसको वाइंड अप करते हैं। हमने कहा था कि नॉलेज की बजाय सोबत इख्तियार करें। अक्सर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे किचन में और F&B सर्विस में आपको बड़े केस मिलेंगे कि अक्सर लोग जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं वो हैं जो कुछ साल पहले डिश वॉशर हायर हुए थे या कुक हायर हुए थे, आज एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं।
ये हमारा ये सेरिना में जाएँ, मैरिट में या किसी और जगह, ये बड़े केस हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये जनरल एक ट्रेंड है पाकिस्तान। उसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने उस्तादी शागिर्दी में सब कुछ सीखा है। मगर जब आप उनसे कहें ना कि स्टैंडर्ड बनवाने के लिए बात करें या स्टैंडर्ड बताएं, उनको ये उनका स्टैंडर्ड ये होगा जी हमारे उस्ताद ने हमें ये बताया था। तो उस्ताद ने बताया तो उस्ताद आपका दुनिया तो नहीं रन करता ना। तो हॉस्पिटैलिटी में सर्टन स्टैंडर्ड्स में आपके सर्टन चीज़ें जो हैं वो उसमें मिक्स स्टैंडर्ड बने हुए हैं, वो आपके उस्ताद की पैदाइश से भी पहले बने हुए हैं। तो सोबत से मुराद ये ना लें कि किसी की ताबेदारी इस तरह करें कि वो आपको प्रमोट तो करा देगा, मगर उसकी ताबेदारी और उसका अंदाज़े काम करने का जो स्टाइल है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो तभी आपको पता चलेगा कि अगर आप उस इंडस्ट्री के नॉलेज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, उसकी थ्योरीज़ पढ़ लें, उसके वो तभी मुमकिन है कि आप उसकी वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके मैनुअल्स हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, आपके डूम्स एंड डोंट्स हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पढ़ें। तो सोबत से फ़ायदा भी उठाएं, मगर अपने उस सोबत में मज़ीद फ़ायदा इस तरह से ऐड करते जाएं कि जो आप सीख रहे हैं, जो आपको दूसरे लोग बता रहे हैं, आपके सीनियर, वो जब आप स्टैंडर्ड में आप खुद चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस आदमी से अटैच हैं सोबत में नॉलेज लेने की, कहीं वही गलती पे तो नहीं। तो पता चले आप अच्छी उसके अखलाक के दायरे में, उसकी अखलाक की कन्फ्यूजन में उससे नॉलेज ही गलत ले रहे हैं। तो अखलाक बाखलाक बहुत अच्छा है, आपको बड़े प्यार से रखता है, मगर आपको नॉलेज ऐसा ट्रांसफ़र कर रहा है कि आप अखलाक के चक्कर में समझें कि वो नॉलेज भी ठीक होगा। तो जब आप नॉलेज को साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो वेरीफाई करते जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर आपको वो ये भी बताएगा कि ये जो नॉलेज लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसको कैसे अप्लाई करना है। नॉलेज भी ज़रूर हासिल करें। खाली सोबत पे रहेंगे तो फिर उस्तादी शागिर्दी वाले एग्जेक्टिव हो जाएंगे। वो फ्यूचर में आपको हो सकता है कोई भी नया आगे आदमी चैलेंज कर दें। तो अभी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग उस्तादी शागिर्दी में ऊपर आ गए हैं, मगर कोई नया आदमी पढ़ के आया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से तो वो उससे ऊपर चला गया। क्यों? उसके पास थ्योरी ठीक है। तो अगर थ्योरी ठीक है तो बाकी सारे ऑपरेशन भी ठीक हो जाएंगे। अखलाक एनवायरनमेंट को मैनेज करता है, नॉलेज और थ्योरी आपके ऑपरेशंस को मैनेज करती है। दोनों ठीक होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। सर, सोबत के लिए साहिब इल्म और बाइखलाक दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हाँ बिल्कुल। तो इसलिए नॉलेज को आप कर रहे हैं उसको अपने जो भी पढ़ा हुआ है या पढ़ के उसको वेरीफाई करते हैं। जिस तरह हमारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपने नोट्स लिए हैं, इसको जाके नेट पे चेक करें, इसको अच्छी तरह थॉरली स्टडी करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती मुझसे बात करें। अगर आपको डिफरेंस है कहीं लगता है जो मैंने कहा, जो आपने फाइंड आउट किया है, वो डिफरेंस इंडिकेट करें। फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो डिफरेंस क्या है, उसकी हैसियत क्या है, हमने वो डिफरेंस क्यों नहीं अडॉप्ट किया, हमने कोई और पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्यों पढ़ाया है। तो जब तक कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ स्टडी नहीं करेंगे, आपके ये ट्रेनिंग सेशन भी एक तरह से, कल को आप ये कहें जी कि हमें इस्लामाबाद क्लब में डॉक्टर साहब ने ये पढ़ाया था, तो जो सुनने वाला होगा वो ये कहेगा कि यानी डॉक्टर नहीं, HR मैनेजर, मैं इंडस्ट्री डिज़ाइनर तो नहीं हूँ ना, मेरी पैदाइश से पहले ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी। तो स्टैंडर्ड सेट हैं। तो जब आप अपने आप को डिफेंड करें तो अपनी डिफेंस की बुनियाद स्टैंडर्ड बनाएं, किसी की उस्तादी को नहीं। ये उस्तादी का फ़ायदा ज़रूर होगा आपको, मगर दूसरों को बताने के लिए कि आप ये काम क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं करे कि आपको उस्ताद ने आपको ऐसे बताएं, वो इसलिए कि इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड ही ये सेट है। तो उससे फिर पता चलेगा कि ये आदमी अपनी इंडस्ट्री की टेक्निकलिटी से वाकिफ़ है। ये चीज़ होती है जिसकी बेसिस पे चल के आपको आगे आपके प्रमोशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपको इस वजह से प्रमोट कोई नहीं करेगा कि आप निसार साहब को आप रिपोर्ट करते हैं या हसन साहब को रिपोर्ट करते हैं या HR मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। हमारे साथ आपके अच्छे टर्म्स की वजह से आपकी प्रमोशन नहीं होनी, वो एक एलिमेंट होगा कि बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, मगर हम ये देखेंगे कि आप कितना सीख कर ऊपर वाली पोजीशन पे जाके उसकी टेक्निकल एरियाज़ को हैंडल करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका आज ये हो गया सेशन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे। मेरे ख्याल चाय भी आई हुई, चाय भी आप पी लीजिएगा।